Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Imran Sirfam here. This class 10th Political Science, chapter number 3, Democracy and Diversity. This is the lecture number 2nd of this chapter. Let us start today's first topic. Our today's first topic is overlapping and cross-cutting differences. तो जैसे हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि डिफरेंस जो है वो दो तरीकों से बढ़ती है। एक एक्सीडेंटल बर्थ से कि हम किस घर में पैदा हुए, किस रिलीजियस खानदान में हम पैदा हुए, तो डिफरेंसेस वहां से शुरू होती है। और दूसरा बेस्ड ऑन अवर चॉइस, तो हम अपनी चॉइस से भी डिफरेंसेस को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कोई इंसान अगर किसी एक रिलीजन में पैदा हुआ है तो वो उसके बाद कन्वर्ट करेगा किसी दूसरे रिलीजन में। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब ये जो सोशल डिफरेंसेस हमारे बीच में होती है, तो ये किस तरह से डिवीजन, सोशल डिवीजन में तब्दील होती है, किस तरह से सोसाइटी ब्रेक डाउन होने लगती है। तो यहाँ पे हम दो टाइप्स पढ़ेंगे इसके, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। ओवरलैपिंग डिफरेंसेस जो होती है वो ये होती है कि जब डिफरेंसेस बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो व्हाइट्स है और दूसरे ब्लैक्स है, व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में पहले ही एक डिफरेंस है कि व्हाइट्स का कलर व्हाइट है और ब्लैक्स का ब्लैक। और दूसरी डिफरेंस उनमें ये है कि व्हाइट्स वहां पे अमीर है और जो वहां पे ब्लैक्स है वो पुअर एंड लैंडलेस है। इसका मतलब वहां पे डिफरेंसेस बढ़ गई, जिसकी वजह से वहां पे सोशल डिवीजन हुआ। इसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी जो दलित्स है या अनटचेबल्स है वो पहले से ही लोअर कास्ट माने जाते हैं और बाकी अपर कास्ट। और दूसरा ये जो लोअर कास्ट है ये यहाँ पे इंडिया में लैंडलेस है, गरीब है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग हम इसको कहते हैं। और जब हम एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं सोशल डिफरेंस को तरजीह ज्यादा देते हैं, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो डिवाइड होती है। इस तरह से सोशल डिवीजन होता है। यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा। और दूसरा क्रॉस कटिंग क्या होती है, क्रॉस कटिंग में डिफरेंसेस होती है लेकिन किसी न किसी तरीके से जो लोग होते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है। यहाँ पे सोशल डिवीजन नहीं होता है। ओवरलैपिंग की एग्जांपल अगर मैं दूं तो नॉर्दर्न आयरलैंड की मैं दे सकता हूँ। नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड का ही हिस्सा है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड। उसमें क्या था, जब आयरलैंड आजाद हुआ इंग्लैंड से तो नॉर्दर्न आयरलैंड में वहां पे हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। वहां पे मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट्स की थी, जिनको इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था और ये प्रोटेस्टेंट्स इंग्लैंड के साथ रहना चाहते थे। लेकिन जो कैथोलिक्स थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ रहना चाहते थे। अब इन दोनों में मैं डिफरेंसेस समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स है ये क्रिश्चियनिटी के ही दो सेक्ट्स है। अब यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थी, दो अलग अलग सेक्ट्स के लोग थे, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो अमीर थे, लेकिन जो कैथोलिक्स थे वो गरीब थे। इसकी वजह से जो डिफरेंसेस थी वो ओवरलैप हो गई, डिफरेंसेस बढ़ गई, जिसकी वजह से वहां पे सिविल वार हुआ। उसके बाद 1998 में एक ट्रीटी हुई जिसके तहत नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड का हिस्सा बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस बढ़ गई जिसकी वजह से, या ओवरलैप हो गई जिसकी वजह से नॉर्दर्न आयरलैंड में सोशल डिवीजन हुआ। अब दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं यहाँ पे दूंगा नीदरलैंड्स की। तो नीदरलैंड भी यूरोप की एक कंट्री है। वहां पे क्या था, वहां पे भी प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स रहते हैं। इसका मतलब वहां पे भी पहले से ही एक सोशल डिफरेंस है। लेकिन वहां पे कैथोलिक्स या प्रोटेस्टेंट्स दोनों ही कम्युनिटीज के लोग अमीर या गरीब है। इसका मतलब वहां पे दूसरी डिफरेंस नहीं बढ़ती है, वहां पे कुछ सिमिलैरिटीज है। कुछ प्रोटेस्टेंट्स अमीर है या कुछ गरीब है, कुछ ये कैथोलिक्स अमीर या गरीब है। तो नीदरलैंड्स में सोशल डिवीजन नहीं हुआ। इसका मतलब वहां पे डिफरेंसेस क्रॉस कट हो गई। तो इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस कट में एग्जांपल दी नीदरलैंड्स की, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हमने देखा कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स या हम कह सकते हैं सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप होती है वहां पे प्रॉब्लम्स होती है, वहां पे सोशल डिवीजन होता है। लेकिन जहाँ पे क्रॉस कट होती है डिफरेंसेस वहां पे सोशल डिवीजन नहीं होता है। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, अगर हम इस टॉपिक पे ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अक्सर आपस में
हम कह सकते हैं कंपटीशन करती है, तब जाके कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत हासिल करती है। लेकिन यहाँ पे हमें इस टॉपिक में देखना है कि जो सोशल डिविजन्स है, वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिक्स क्या करता है उन सोशल डिविजन्स के लिए। तो इस टॉपिक में हमें यही देखना है। तो अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेसी में कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, तो अगर हमारी कंट्री में पहले से ही सोशल डिफरेंसेस वगैरह है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये उसको और ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर कास्ट के नाम पे, रिलीजन वगैरह के नाम पे वोट्स मांगते हैं, जिसकी वजह से अगर एग्जिस्टिंग सोशल डिफरेंसेस है, तो उसकी वजह से हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और ज़्यादा सोशल डिवीजन होने का खतरा है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूँगा किस तरह से ऐसा हो सकता है। ये जो पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं मिक्स जब हम करेंगे एग्जिस्टिंग सोशल डिवीजन के लिए, तो उस वक़्त किस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पे फिर से हम आएँगे नॉर्दर्न आयरलैंड की एग्ज़ाम्पल पे। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ पे 2 अलग-अलग सेक्ट्स के लोग थे क्रिश्चियनिटी के। प्रोटेस्टेंट्स वहाँ पे 53% थे, और क्या रोमन कैथोलिक्स 44% थे। जैसा मैंने पहले कहा, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट था इंग्लैंड का, वो इंग्लैंड के साथ रहना चाहते थे। अगर हम यहाँ पे बात करें, दूसरे थे कैथोलिक्स। कैथोलिक्स किनके साथ रहना चाहते थे? आयरलैंड के साथ रहना चाहते थे। तो कैथोलिक्स ने वहाँ पे एक पार्टी बनाई थी, नेशनलिस्ट पार्टी, और जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्होंने बनाई थी यूनियनिस्ट पार्टी। अब दोनों ग्रुप्स में वहाँ पे लड़ाई हुई। वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट्स के जो पॉलिटिशियंस थे वो चाहते थे हम इंग्लैंड के साथ रहे, कैथोलिक्स के पॉलिटिशियन चाहते थे हम आयरलैंड के साथ रहे। इस तरह से नॉर्दर्न आयरलैंड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। 1920 से लेकर तकरीबन तकरीबन 1998 तक सिविल वार चला, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए। और बाद में 1998 में वहाँ पे एक ट्रीटी हुई, जिसके तहत नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड का हिस्सा बना, और इस तरह से वहाँ पे ये जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा खराब थी, वो हल हो गई। इसी तरह से यूगोस्लाविया, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था हिस्ट्री के पहले चैप्टर में, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो बाल्कन स्टेट्स थी, तो बाल्कन स्टेट्स किस तरह से लेट 19th सेंचुरी में आज़ाद हो गई और आपस में वो लड़ने लगी। वो एक दूसरे से मजबूत होने लगी थी, मतलब होना चाहते थे, जिसकी वजह से जो बिग पावर्स थे जैसे कि रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, वो भी उन बाल्कन स्टेट्स पे कंट्रोल हासिल करना चाहता था। और बाद में हमने देखा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार का रीजन भी या काज भी वो बना, ये बाल्कन स्टेट, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1 दिसंबर 1918 को जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो इन्होंने मिलकर एक ही कंट्री बनाई जिसका नाम रखा यूगोस्लाविया, जिसमें सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्टेट्स ऑफ स्लोवेनिया, सर्बिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्योम, इन्होंने मिलकर एक ही कंट्री बनाई यूगोस्लाविया, और इन्होंने इसकी कैपिटल रखी बेलग्रेड। लेकिन यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हुई। जो पॉलिटिशियंस थे, फॉर एग्जांपल सर्बिया के पॉलिटिशियन सर्बिया के लिए अच्छा करना चाहते थे, मोंटेनेग्रो के लिए, क्रोएशिया के क्रोएशियन लोगों के लिए। तो इस तरह से इस कंट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और फाइनली 1992 में ये जो यूगोस्लाविया थी ये डिसइंटीग्रेट हुई इनटू 6 स्टेट्स। 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में ये डिवाइड हुई, जैसे कि क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, बोस्निया एंड हर्जगोविना, और लास्ट में फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। अब ये जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया था, इसमें 2 कंट्रीज आती थी, जैसे कि सर्बिया, और इसमें आती थी दूसरी मोंटेनेग्रो। और लेकिन 2006 में वो 2 कंट्रीज भी फिर आज़ाद हो गई। तो ये यूगोस्लाविया इस वक्त कोई कंट्री नहीं है, बल्कि ये जो कंट्री 1918 में बनी थी, अब ये अलग-अलग 6 कंट्रीज में बटी हुई है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से हम हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह हमारे सोशल डिवीजन एग्जिस्टिंग सोशल डिवीजन्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उस सिचुएशन को एक्सप्लोसिव बना सकते हैं, और हमारी कंट्री को हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें, दुनिया की हर एक कंट्री में किसी न किसी किस्म की सोशल डिफरेंसेस या सोशल डिवीजन्स ऑलरेडी होते हैं। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस वगैरह उनको हम कह सकते हैं संभाल सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे हमने बेल्जियम की मिसाल पढ़ी, जिस तरह से
बाकी कंट्रीज या इंडिया की हम एग्जांपल देंगे। इंडिया में भी अलग अलग डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग, रिलीजन्स के लोग, अलग अलग कास्ट्स के लोग एक साथ रह रहे हैं। लेकिन फिर भी आज तक यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस वगैरह है तो उसका ज्यादा असर उस पे नहीं पड़ा है। तीन चीजें ऐसी है जिसकी वजह से सोशल डिविजन होती है। सिर्फ ये तीन चीजें। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस में आता है कि आप तीन फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से सोशल डिविजन्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। लोगों की क्या सोच होती है अपनी आइडेंटिटीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूंगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रहना चाहता, मैं कश्मीरी हूँ, मैं बाकी इंडिया से अलग हूँ, तो मैं दूसरे लोगों के साथ फिर मेल नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। अगर जैसे हमने एग्जांपल दी नॉर्दर्न आयरलैंड की, तो वहां के लोगों ने अपने आप को कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट समझा। अगर वो लोग समझते कि हाँ वी आर द सिटीजन ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड, तो वहां पे वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें जो है हमें हमें अपनी जो पहचान है ये थोड़ी सी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। हमें टॉलरेंट रहना पड़ेगा बाकी लोगों के लिए भी। तो हमें अपने आप को एक्सक्लूसिव नहीं समझना है। ये तो वही बात है, फॉर एग्जांपल अगर हम अमीर है तो हम गरीबों के साथ मेल नहीं करेंगे। अगर हम मुसलमान है तो हम गैर मुस्लिम्स के साथ मिलकर नहीं रहेंगे। तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, जो नॉन मुस्लिम्स है, उनके साथ भी हमें अच्छे से ट्रीट करना है। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम पहचान अलग रखेंगे, जिस तरह से इस वक्त हम इंडिया में देख रहे हैं कि जो कि बीजेपी वगैरह वाले हैं, वो चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने। तो इस तरह से यहाँ पे सोशल डिसइंटीग्रेशन हो सकती है अगर वो इस तरह की परसेप्शन रखेंगे। दूसरा होता है हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। और ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल लीडर्स पे भी। अगर पॉलिटिकल लीडर्स ने किसी कम्युनिटी की डिमांड को आगे बढ़ाया, लेकिन उससे दूसरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा, तो उसकी वजह से भी डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। जैसे श्रीलंका की एग्जांपल हम लेंगे। श्रीलंका में क्या हुआ, सिन्हालाज वहां पे मेजोरिटी में थे। उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, लेकिन उन्होंने तामिल्स के बारे में नहीं सोचा। अगर वो तामिल्स के बारे में भी सोचते तो हो सकता है कि वो तामिल लैंग्वेज को नेग्लेक्ट नहीं करते। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उन्हें ऐसी डिमांड्स आगे ले जानी पड़ेगी, उन्हें ऐसे डिमांड्स को फुलफिल करना होगा जिससे कि दूसरी कम्युनिटी को नुकसान ना पहुंचे। तीसरा होता है हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो तीसरा होता है कि गवर्नमेंट रिएक्ट कैसे करते हैं अलग अलग ग्रुप्स की डिमांड्स को। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिटी डिमांड कर रही है कि हमें कोई चीज दे दो, हमें कोई यूनिवर्सिटी चाहिए या कोई और चीज चाहिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो जेन्युइन डिमांड है, उनको वो फुलफिल करना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट लोगों की जेन्युइन डिमांड्स को पूरा नहीं करेगी, तो उसके बाद ये जो लोग हैं, ये परेशान होकर उस गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बेल्जियम में, जो सोशल डिवीजन थी उसको खत्म किया गया जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग चेंजेस लाई गई। तो वो गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया। उन्होंने सोचा कि हम किस तरह से यहाँ पे अपनी कंट्री को डिसइंटीग्रेट होने से बचा सकते हैं। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं सोचा। इसी तरह से अगर हम बात करें इंडिया में जो नक्सलीज वगैरह ये जो ग्रुप खड़ा हुआ है गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी भी बहुत सारी डिमांड्स है, अब तक वो पूरी नहीं हुई है। इसी तरह से आप देख रहे हो आजकल जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के कुछ लॉज के खिलाफ वो कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो जेन्युइन डिमांड है उनकी कि उन लॉज को तरमीम की जाए या उनको खत्म किया जाए, तो गवर्नमेंट को उनकी डिमांड माननी चाहिए। वरना ये प्रोटेस्ट वगैरह कंटिन्यू हो सकते हैं, ये अगली शक्ल भी ले सकते हैं आगे जाकर। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इंशाल्लाह इसी के साथ आपका जो पॉलिटिकल साइंस में U1 U2 का सिलेबस था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।